हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जीएस भाई गुरदीप। कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डेली की तरह आज दोस्तों फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और आज मैं भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करूँगा। इसका ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है और शुरुआत से ही फर्स्ट टॉपिक है उसकी न्यू और जड़ से स्टार्ट करेंगे और आपको आगे तक ले जाएंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो थोड़ा आगे कुछ बढ़ने से पहले आपको समझा देते हैं संविधान के बारे में कि संविधान है क्या और इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसका हमारे देश में क्या महत्व है या अन्य देशों में क्या महत्व है। संविधान की जो वास्तविकता है वो क्या है तो जानेंगे। संविधान जो होता है वो किसी भी देश का, अपने देश का नहीं, वो किसी भी देश का क्या होता है, कानूनी दस्तावेज होता है। ठीक है, संविधान जो है वो किसी भी देश का क्या होता है, कानूनी दस्तावेज होता है। या कह सकते हो संविधान जो है किसी भी देश का वह बुनियादी ढांचा है। संविधान जो है किसी देश का वह बुनियादी ढांचा है, ठीक है, जिसके द्वारा वहाँ की जो जनता होती है वो शासित रहती है। ठीक है, इतना क्लियर है ना? संविधान किसी भी देश का वह बुनियादी ढांचा है जिसके द्वारा वहाँ की जो जनता होती है वो शासित रहती है। भाई संविधान दो तरीके से होता है। एक होता है हमारा लिखित संविधान, एक होता है अलिखित। जो लिखित संविधान है वो पूरे विश्व में हमारे भारत का ही संविधान है जो लिखा गया है और अलिखित पूछ दिया है तो ब्रिटेन का है। इतना क्लियर है ना? उसके बाद जानेंगे संविधान को 3 भागों में बांटा गया है। इसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण भाग है वो 3 भाग हैं। पहला जो भाग है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इससे संविधान की शुरुआत होती है। उसके बाद फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम है जिससे कि संविधान, आधे से ज़्यादा संविधान का निर्माण इसी एक्ट से हुआ है। उसके बाद तीसरा जो आता है वो पढ़ेंगे हम 1946 का कैबिनेट मिशन। इतना क्लियर है ना? तो जानेंगे ये एक्ट क्यों आए, इनका क्या कारण रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, डालेंगे, डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसकी पहले परिभाषा लिख लेंगे संविधान की। संविधान का अर्थ है परिभाषा, परिभाषा अर्थ या परिभाषा डालेंगे। संविधान किसी भी देश का वह कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा वहाँ की जनता शासित रहती है। शासित समझते हैं? मतलब शासित का मतलब होता है कि अनुशासन में रहती है। ठीक है, संविधान इसीलिए होता है कि जैसे हम लोग कुछ गलत कार्य करते हैं तो उसके लिए हमारा संविधान बनाया गया है। जैसे मान लो कोई हमने क्राइम किया है तो उसके लिए संविधान में कौन कौन सी धाराएं लगती है, कितनी सजा होती है, कितने समय तक होती है, ये सब होता है। तो इतना क्लियर है ना? संविधान किसी भी देश का वह कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा वहाँ की जनता शासित रहती है। अब जानेंगे और लिखित और अलिखित बारे में बता दिया आपको। भारत का लिखित है और अलिखित जो है वो ब्रिटेन का है। उसके बाद 2 महत्वपूर्ण 3 कानून बांटा गया इसको। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1935 भारत शासन अधिनियम, फिर 1946 का कैबिनेट मिशन। अब जानेंगे ये एक्ट क्यों आए, इनका क्या कारण रहा है। तो सबसे पहली डेट डालेंगे तो 1757 की डेट
1757 में जो हुआ था ईस्वी में फ्लासी का युद्ध हुआ था, फ्लासी का युद्ध। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध, फ्लासी का युद्ध, दूसरा ये बक्सर का युद्ध, जानेंगे इनके बारे में। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इसकी स्थापना 1600 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसने पूरा शिकंजा उस पर कस लिया है, ठीक है। और अपने शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए इन्होंने, अंग्रेजों ने कई समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो वही एक्ट भारतीय संविधान की नींव या कह सकते हो आगे चल के वही कारण बने हैं भारतीय संविधान का। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जानेंगे उनके बारे में। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या अंग्रेजों ने किया। तो पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में जानेंगे। यह जो एक्ट था, इसके अंतर्गत 1774 में क्या हुआ, 1774 में कोलकाता जो है, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो किस एक्ट के तहत हुई थी, तो ये प्रश्न पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो वो हुई थी 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट की द्वारा, ठीक है। इतना क्लियर है ना। और जो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, मुख्य न्यायाधीश वो थे हमारे एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे थे, ठीक है। इन दो पॉइंटों को याद रखेंगे। उसके बाद आता है आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 भारत शासन अधिनियम, इसमें जानेंगे हम ये क्या था। 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि हमारे भारतीय संविधान का बहुत बड़ा भाग तैयार हुआ था इस अधिनियम के तहत में। जो 1935 का अधिनियम था, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इससे हमारे भारतीय संविधान का जो आधे ज़्यादा भाग है वो यहीं से तैयार हुआ था। जानेंगे इसके बारे में। इस अधिनियम के तहत सबसे पहले क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत म्यांमार को भारत से अलग किया गया। म्यांमार को भारत से अलग किया गया। ये पॉइंट जो मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या हुआ, इसके अंतर्गत जो भारतीय रिजर्व बैंक थी इसकी स्थापना करी गई थी। आपको पता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, है ना। 1934 का एक्ट था और 1935 में इसकी स्थापना हुई, 1 अप्रैल 1935 में। इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इतना क्लियर है ना। और उसके बाद पढ़ेंगे 1946 का क्या है, 1946 का कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। इसके बारे में जानेंगे। 1946 का जो कैबिनेट मिशन था इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था। जो 1946 का जो कैबिनेट मिशन था इसके अंतर्गत क्या हुआ कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का
गठन किया गया था। इसमें ऐसे देखिए था संविधान के निर्माण के लिए, संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन। आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था, ठीक है, वो किसके तहत हुआ था, तो आप क्या बताएंगे 1946 के जो कैबिनेट मिशन के द्वारा। और जब संविधान सभा का गठन हुआ, अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन होने के बाद क्या क्या हुआ, ठीक है। जब संविधान सभा का गठन हो गया 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो जिसमें सदस्यों की जो कुल संख्या थी, यहाँ डालेंगे संविधान सभा, संविधान सभा, ठीक है। जब ये गठित हो गया, इसमें जो सदस्यों की कुल संख्या थी, सदस्यों की कुल संख्या, ठीक है, तो कुल सदस्य कितने थे इसमें, जो भारतीय संविधान की सभा में कुल सदस्य थे वो 389 थे। ये ध्यान रखेंगे, कुल सदस्यों की संख्या 389, इतना क्लियर है ना। उसके बाद देखेंगे जो 389 सदस्य थे, इनमें कहाँ कहाँ से ये आए थे। ये 3 जगह से आए थे। सबसे पहले जो 292 थे, जो 292 सदस्य थे, वो आए थे हमारे ब्रिटिश प्रांतों से। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत जानते होंगे आप, ब्रिटिश कहते थे अंग्रेजों को, जो अंग्रेजों के अधीन थे प्रांत, जिन पे उन्होंने कब्जा कर रखा था, उससे ये 292 ब्रिटिश प्रांत से आए थे। उसके बाद 93 जो सदस्य थे वो देसी रियासतों से थे, रियासतों से थे। देसी रियासतें समझते हैं, जो पहले हमारा भारत था शुरुआत में, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है, मतलब कोई संगठन नहीं था किसी प्रकार से, ना कोई रूल्स थे, नियम थे। तो भारत में जो देसी रियासतें थी, इनको एकीकरण करने का जो श्रेय आता है वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है ना। तो 93 जो क्या थे वो देसी रियासतों से लिए गए, और बाकी जो 4 बचे थे, जो 4 बचे वो कमिश्नरी से थे, चीफ कमिश्नरी बोल सकते हो, चीफ कमिश्नरी, ठीक है। 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से, 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से थे। इतना क्लियर है ना। उसके बाद जानेंगे संविधान की जो 3 महत्वपूर्ण डेटों के बारे में। वो 3 डेट कौन कौन सी थी, तो पहली थी 9 दिसंबर 1946, दूसरी थी 11 दिसंबर 1946, और तीसरी थी 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946, एक 9 दिसंबर 1946 थी, एक 11 दिसंबर 1946 और एक थी 13 दिसंबर 1946। इन डेटों के बारे में जानेंगे। जो 9 दिसंबर 1946 था, इस दिन क्या हुआ कि जो हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, पहली बैठक हुई थी, ठीक है, पहली बैठक हुई थी। और जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया इसमें। तो डालेंगे सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है। पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको क्या किया, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 9 दिसंबर को सत्येंद्र सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इतना क्लियर है ना। 9 दिसंबर में एक पॉइंट और लिख लेंगे आप, इसमें एक चीज और हुई थी, इसमें मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, मुस्लिमों ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, ये पॉइंट डालेंगे। उसके बाद आता है जो 13 दिसंबर है, ये भी डेट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या क्या हुआ था 13 दिसंबर में, क्या हुआ, जब 13 दिसंबर आया तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, संविधान के समक्ष, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के समक्ष क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव पूछा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 क्या किया, संविधान के समक्ष क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इतना क्लियर है ना, जान गए आप उसके बारे में, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। उसके बाद अब देखेंगे कि संविधान की प्रमुख समितियों के जो अध्यक्ष थे वो कौन कौन बनाए गए हैं, इसको रब करते हैं। जो प्रमुख समितियों के जो अध्यक्ष थे वो कौन कौन बनाए गए थे, लिखेंगे आप लोग, नोट करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समितियों के अध्यक्ष जाएंगे, समितियों के अध्यक्ष, ठीक है। कौन कौन समिति बनाई गई और उस समिति के अध्यक्ष कौन कौन बनाए गए हैं, तो सबसे पहले डालेंगे संचालन समिति, संचालन समिति, ठीक है, संचालन समिति, संचालन समिति थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बनाएंगे, जो संचालन समिति थी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद आता है प्रारूप समिति, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, बाबा भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट समिति आती है वो आती है प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे प्रांतीय समिति के, वो बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। इतना क्लियर है ना। उसके बाद प्रांतीय समिति के बाद जो आती है वो है हमारी संघीय समिति, संघीय समिति। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे संघीय समिति के, वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितना क्लियर है ना। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो समिति थी इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, एक बार ये पुनः फिर बनाए गए थे, कौन, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतना क्लियर है ना। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघीय समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रीय ध्वज संघ समिति के डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। इतना क्लियर है ना। उसके बाद देखेंगे आगे 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई है। 3 जून 1947 को ये घोषणा कर दी गई है कि भारत का बंटवारा होना चाहिए। 3 जून 1947 को, जब 3 जून 1947 को ये घोषणा हुई, उसके बाद भारत का बंटवारा हुआ तो दो बने, 2 देश बने। एक बना हमारा भारत, दूसरा जो था वो था हमारा पाकिस्तान। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान। ठीक है। भारत जो था 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और इसकी जो डेट थी वो थी 14 अगस्त 1947 को। इतना क्लियर है ना। 3 जून 1947 को ये हुआ तक भारत का बंटवारा होना चाहिए। ठीक है। और जब ये बंटवारा हो गया तो संविधान का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन वो कब हुआ था? वो हुआ था 31 अक्टूबर 1947 को। पुनर्गठन हुआ था संविधान का 31 अक्टूबर 1947 को। इतना क्लियर है ना। अब इसके बारे में जानेंगे। जब हमारा भारत अलग हो गया तब जानेंगे भारत के बारे में कि भारत के बारे में क्या क्या हुआ है। जब हमारा भारत अलग हो गया तो इसमें जो सदस्यों की कुल संख्या थी, जब हमारा भारत अलग हो गया तो सदस्यों की कुल संख्या थी वो कितनी थी? पहले कितनी थी? जो जब शुरुआत में जो मतलब भारतीय संविधान की जो नींव पड़ी थी तब थी 389। अब देखेंगे अब कितनी सदस्यों की कुल संख्या? 299। ठीक है। इन 299 में क्या हुआ कि जो 229 थे ये प्रांतीय समिति के थे। 229 प्रांतीय समिति के थे। प्रांतीय समिति के थे। उसके बाद आगे देखेंगे जो 70 थे वो देसी रियासतें थी। मतलब भारत के बंटवारे के बाद भी देसी रियासतें थी। जो 70 थे वो देसी रियासतों से थे। रियासतों से थे। ठीक है। 229 प्रांतीय समिति से, 70 देसी रियासतों से। इतना क्लियर है ना। अब जानेंगे इसके बारे में आगे। इसी को मतलब अनुकूल बनाए रखने के लिए, इसको बारीकी से समझने के लिए क्या किया कि बाबा साहेब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको बारीकी से पहले समझा, उसके बाद इसका मसौदा तैयार कर दिया। संविधान का मसौदा तैयार कर दिया। मसौदा समझते हैं आप? मतलब इसके निर्माण की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। ठीक है। अब जानेंगे जब निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी उन्होंने, अलग अलग देशों से के संविधान के बारे में जाना, उसको इकट्ठा किया, किसी से कुछ लिया, किसी से कुछ लिया। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा किससे क्या लिया गया है। ठीक है। अब आगे चैप्टर आएगा तो क्या हुआ, ये एक डेट थी 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। ठीक है। अंगीकृत हुआ है, बन के तैयार होना अंगीकृत हुआ है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, ये अंगीकृत कर दिया गया। उसके बाद ये लागू नहीं हुआ। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 1950 को लागू पूरे भारत में। ठीक है। इतना क्लियर है ना। पूछ दिया है कि भारतीय संविधान जो अंगीकृत हुआ वो कब हुआ है? 26 नवंबर 1949 को मतलब बन के तैयार हुआ है। 26 जनवरी 1950 क्या हुआ, लागू कर दिया गया पूरे देश में। इतना क्लियर है ना। अब कुछ फैक्ट जानेंगे इसके बारे में, संविधान के बारे में। जब भारतीय संविधान बना, ठीक है, तो इसका जो इसे बनने में जो समय लगा, संविधान को बनने में समय लगा वो कितना था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा इसमें। 2 वर्ष
11 माह 18 दिन का समय लगा इसके संविधान के बनने में। अब कितने दिन तक बहस हुई है बताएंगे पीछे से। बहस कितने दिन तक चली थी संविधान में? चली थी 114 दिन। 114 दिन बहस चली थी संविधान में। इतना क्लियर है ना। उसके बाद जानेंगे इसके बारे में, इसमें कितना खर्च आया। तो खर्च आया भारतीय संविधान में, वो आया है 63,96,000 63,96,729 रुपये। ठीक है, जो खर्च आया वो 63,96,729 रुपये आया। आगे से जानेंगे इसके बारे में, इतना रफ करते हैं इसके बारे में। इसकी देखेंगे कि इसमें कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी। तो उस समय क्या था, उस समय संविधान में जो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद, भाग कितने थे? 22 भाग थे। ठीक है, अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां जो थी 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद थे वो 395 थे। तो वर्तमान में जानेंगे, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जानेंगे। तो संविधान में 22 तो भाग हैं, ठीक है। उसके बाद अनुसूचियां जो हैं वो 12 हैं, 12 अनुसूचियां। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद भी कितने हैं? 395। मतलब महत्वपूर्ण इतने ही हैं और इन्हीं में से इनके भाग कर दिए गए। ठीक है, इतना क्लियर है ना। अन्य कार्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ाएंगे, संविधान के मंत्रिमंडल के बारे में क्या क्या हुआ है, अन्य कार्य क्या क्या हुए, क्या क्या पढ़ाया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तो इतना क्लियर हो गया ना। अब पढ़ेंगे आगे, हेडिंग पड़ी हुई है कि स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, वो कैसे कैसे तैयार हुआ, उसमें कौन क्या क्या बनाया गया, तो जानेंगे। जो मंत्रिमंडल में जो पहले थे हमारे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री। उसके बाद जो दूसरे थे हमारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया था? इनको बनाया गया था गृह मंत्री। गृह मंत्री, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद को। अबुल कलाम आजाद को क्या बनाया गया था? शिक्षा मंत्री। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखेंगे, शिक्षा मंत्री। ठीक है, उसके बाद जॉन मथाई को रेल मंत्री बनाया गया था। मथाई को रेल मंत्री। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे जगजीवन राम को क्या बनाया गया? श्रम मंत्री। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री। ये पूछा गया था एक बार प्रश्न में कि स्वतंत्र भारत के जो पहले रक्षा मंत्री को कौन थे? बलदेव सिंह। जो मंत्रिमंडल तैयार हुआ था, रक्षा मंत्री। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री। जो हमारी अमृता कौर थी, इनको क्या बनाया गया? स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, उसके बाद अगला लास्ट देखेंगे षणमुखम शेट्टी को। शेट्टी को क्या बनाया गया? वित्त मंत्री। इतना क्लियर है ना। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री, अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री, जॉन मथाई को रेल मंत्री, जगजीवन राम को श्रम मंत्री, बलदेव को रक्षा मंत्री, अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री और षणमुखम शेट्टी को
वित्त मंत्री महत्वपूर्ण पॉइंट लिखेंगे, तथ्य, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे? 23 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, डेटें याद रखेंगे। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ठीक है। उसके बाद 22 जुलाई के बाद जा जाने के 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, ठीक है। उसके बाद एक डेट और याद रखेंगे, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र गीत को अपनाया गया। इतना क्लियर है ना? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को। इतना क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।